एक वो दौर था हिंदुस्तान में जब लोग अपने घरों में दरवाजे खुले छोड़कर चले जाते थे। उन्हें न तो समाज में किसी के चोरी का भय था, ना उन्हें कोई ऐसा डर था कि उनको किसी तरीके की सुरक्षा का उपाय करना है। दौर बदला, हमने तरक्की की और फिर इस उत्तर प्रदेश की धरती का एक हिस्सा कुछ इस तरह से मशहूर हुआ कि वो सुरक्षा के लिहाज से हर आमो खास के लिए सबसे बड़ी चाबी बन गया। जी हां, हम आज वोट युद्ध अलीगढ़ में करेंगे और यह शहर ताले और चाबी के लिए ही मशहूर है। अलीगढ़ के ताले शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां न लगते हो। तो आज इस अलीगढ़ की धरती से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए यह वोट युद्ध। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं शेखर त्रिवेदी। हमारे साथ आज इस अलीगढ़ की धरती पर अलग अलग पार्टियों के कई नामचीन चेहरे मौजूद हैं। हमारे साथ अलीगढ़ की जनता मौजूद है, जिनके पास हम चलेंगे, उनसे भी उनके सवाल लेंगे, उनकी समस्याएं लेंगे और जवाब हम इन जनप्रतिनिधियों से लेंगे जो एक बार फिर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं 2022 के इस विधानसभा चुनाव में। मैं एक एक कर आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ प्रतिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मोनिका थापर जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेत्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ टीकम सिंह सूर्यवंशी जी हैं, आरएलडी का राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ शिव नारायण शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ कपिल शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और मेरे साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो जनता जनार्दन है इस समय, जनार्दन इसलिए क्योंकि नेताओं के लिए यह समय ऐसा होता है जब आपका दरवाजा खटखटाते हैं और मांगते हैं एक वोट और बदले में ढेर सारे वादे इरादे। उसकी कलई कितनी मजबूत है, कितनी चढ़ी, कितनी उतरी, उसको हम टटोलने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और इस चुनाव में जो पाला बदल का खेल है वो जबरदस्त चला है। गठबंधन का एक्सपेरिमेंट भी खूब हुआ है। इसलिए आज इस पश्चिम की धरती से हमारे साथ चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीकम जी मौजूद हैं, तो पहला सवाल आज की चर्चा का उन्हीं से होगा। टीकम जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल, हम ये देख रहे हैं कि 2014 से रसातल में ही चला गया, कोई इसमें दबी छिपी बात नहीं है। और 2019 का जो चुनाव था उसमें बड़ा दमखम लगा, लेकिन अब तो चौधरी साहब नहीं है, छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी पूरी दमखम के साथ आगे आए हैं। पगड़ी की रस्म हो चुकी है, उनको आपने सरदार माना है। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, उसे लेकर उम्मीद क्या है? मैं आप सबको पहले नमस्कार करता हूं, क्योंकि जो संघर्ष है इस देश के अंदर वो विचारधाराओं का संघर्ष रहा है। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचारधारा हो, सावरकर विचारधारा हो, सर छोटू राम की विचारधारा हो, और आज जो विचारधारा जो चल रही है वो जातिवाद और धर्मवाद की विचारधारा चल रही है। छोटू राम जो किसानों के मसीहा थे, उन्हीं की प्रेरणा लेकर के चौधरी चरण सिंह साहब ने जो ज़मीनों को जब भी उनको मौका मिला किसानों को हक दिया, गरीबों को हक दिया। तो आज जो विचारधारा की जो खाई थी वो भाजपा ने उसको धर्ममय और जाति में बांट दिया है, देश और देशद्रोही में बांट दिया है, देश के दो हिस्सों में बांट दिया है। क्योंकि मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, जब देश की लड़ाई हुई, जब देश की आज़ादी का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में ना हिंदू था ना मुसलमान था, केवल एक भारतवासी था, एक हिंदुस्तानी था। इस हिंदुस्तानी होने के नाते आज देखिए वो विचारधारा 47 की विचारधारा से पहले और आज की विचारधारा में हमारा क्या फ़र्क है, उसके लिए आज भी देखा होगा आपने। चौधरी काफ़ी पीछे निकल गए देश जब, हाँ थोड़ा जल्दी आए। मैं वहीं आ रहा हूँ। आज किसानों की हालात और व्यापारी की हालात और जो मजदूरों की, जो गरीब किसान, जहां अभी आपने कहा जनता जनार्दन, जो जनता जनार्दन की जो हालात हुई है, व्यापार खत्म हो गया,
किसान की आय खत्म हो गई, किसान का वर्चस्व खत्म हो गया। उसको निभाने के लिए जो सरकार ने किया है उसको मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पहचान किसानों के प्रतिनिधि के रूप में ही बनाई और इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह साहब एक बड़े नेता थे, किसान नेता थे, बड़े नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बाद वो किसानों की थाती चली, अजीत सिंह साहब के समय पे भी चली और जैन जी भी उसी को चला रहे हैं, वो थाती है। कपिल जी, आपके साथी जो इस बार आपके साथ में एक नए प्रयोग के रूप में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, आरएलडी थोड़ा सा पीछे निकल गई इतिहास में। मैं चाहूंगा कि आप तेजतर्रार युवा चेहरे हैं और आगे भविष्य की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि इसी पश्चिम में कई जगह भी ऐसी आ रही हैं जहां सपा का भी प्रत्याशी उतर रहा है और सामने से आरएलडी का भी उतर रहा है, आमने सामने है। ये किस तरह का गठबंधन है? ऐसा है कि हमारे जो गठबंधन में जो सीटें डिसाइडेड हुई थी ऑलरेडी, वहाँ पर सभी लोग पहले से मेहनत कर रहे थे, चाहे समाजवादी के लोग हों चाहे आरएलडी के लोग हों। कहीं कहीं पर ये समस्या आई, 3-4 जगह देखने को मिली, जैसे कि मार्ट में लाठर जी भी हैं, योगेश जी भी हैं, तो वहाँ दोनों प्रत्याशियों को इसलिए उतारा गया कि उस गठबंधन की धरती पर जहाँ पे सभी जगह एक साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ की जनता ये चाहती है कि दोनों लोग क्षेत्र में चुनाव लड़ें और हम दोनों लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार से ये था कि भाई एक साथ ही दोनों को, एक ही पार्टिसिपेंट को चुनाव लड़ना है। लेकिन जब वहाँ पर जो हालात बन रहे थे वो पार्टी के विरुद्ध जा रहे थे, इसलिए दोनों प्रत्याशियों को उतार दिया गया और वो एक फ्रेंडली फाइट रहेगी। जनता जिसको चाहे उसको जिताएगी, वहाँ पर जनता ही का ही जनादेश माना जाएगा, इसलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की छवि को बाकी का जो क्षेत्र है उसमें जो आपका गठबंधन है, मसला सबसे बड़ा आपके हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से पश्चिम में क्या है? समाजवादी पार्टी के हिसाब से सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है सबसे ज़्यादा। 300 से ज़्यादा ब्राह्मणों को एनकाउंटर कर दिया गया, बेवजह उनको जेल भेजा गया। उसके अतिरिक्त बेटी की बात करती है भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पर हम सब पिछले 1-2 साल से तो देख ही रहे हैं किस निर्दय तरीके से भाजपा के ही लोगों ने क्या क्या किया है, उसको मैं अपने मुँह से कहना नहीं चाहूँगा। और उसके अतिरिक्त जातिवाद इतना भयंकर फैला है, लगता ही नहीं है कि एक सरकार चल रही है, सिर्फ ये लगता है उत्तर प्रदेश में कि ठाकुरवाद चल रहा है। ठीक है, तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो एक साथ हैं उनकी हमने बात सुनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो एक दिलचस्प बात आई है, मैं इसको हर शहर में उसी अंदाज में उसी बात को लगातार कह रहा हूं, मैं नहीं हूं लेकिन यह नारा है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं तो लड़का हूं, मैं क्या लड़ूंगा? तो प्रतिमा जी, ये मतलब ठीक है, चुनाव है, लड़िए, इतना ऐलान करके और ये बता करके कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे ये सब जानते हैं कि लड़की हैं तो लड़ाई हो सकती है, इसको ऐलाने जंग करने की क्या जरूरत पड़ती? त्रिवेदी जी, आदि काल से लड़की ही लड़ती आई है। हम साल में 9 दिन शक्ति की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, तो क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो लड़ी नहीं है? क्या उसने असुरों से इस संसार को मुक्त नहीं कराया है? कहने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं यही जानना चाहता हूँ। कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमको कि हम हमेशा महिलाओं के पक्षधर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतिहास उठा के देखिए तो विश्व में सबसे पहला भारत देश है जहाँ पे वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला, और वो गांधी जी की मेहरबानी से मिला। गांधी जी ने कहा कि महिलाओं में आज़ादी में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी है, तो उनको वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। तो हम तो उस वक्त से लड़ते चले आ रहे हैं, आज हम पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो चुनावी नारा आपने दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे 2012 में जब बल्कि 2007 में हम देखें तो बसपा जब आई तो बहन जी को जो वोट मिले महिलाओं के वो 31% थे, अखिलेश 2012 में आए 36% तक महिलाओं का वोट उनको मिला, बीजेपी 2017 में आई 41% हो गया।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है और वोटों को अपनी तरफ खींचने की जो लड़ाई है, उसमें ये नारा आपको लगता है कि कारगर होगा? और बड़ी चीज ये है कि एक तरफ आप टिकट देते हैं, सिंबल दे देते हैं, और अगले दिन पता चलता है कि वो तो सपा का हो गया। आपको पता है पश्चिम में आप ही के मुझे मुझे बिल्कुल पता है। ये उनकी सोच, व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उनको लगा होगा कि शायद हमको समाजवादी में ज़्यादा ठीक लगेगा, वो वहाँ चले गए। ये व्यक्तिगत बात है किसी की। ये सबके नेतृत्व पर भी सवाल उठता है। नहीं, इसमें नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठता है। नेतृत्व तो अपना काम कर रहा है। नेतृत्व ने कहा कि हम 40% महिलाओं को देंगे, और हम समझते हैं कि हमने 40% दिया। हम सच पे टिके रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस हमेशा सच की बात करती है, और जो कहती है वो करती है, और इसीलिए लड़की ही लड़ सकती है। ठीक है, लड़की ही लड़ सकती है। और लड़ते लड़ते स्थिति ये हो गई कि सुप्रिया एरन जी का टिकट इधर बरेली कैंट से फाइनल हुआ, सिंबल वगैरह मिला, और अगले दिन हम चले गए लखनऊ में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखा तो अखिलेश जी के बगल में एरन जी और मिसेज एरन बैठी हुई हैं कि अब हम सपा से लड़ेंगे। तो लड़ते लड़ते ये भी स्थिति बनती है। भाई ये चुनाव है, दिलचस्प है, देखते चलिए। ये चूंकि पश्चिम की घटना थी, अलीगढ़ में खड़ा हूं, इसलिए जिक्र करना जरूरी था। वो भी लड़की थी। हाँ। शायद एरन साहब नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़े। वो लड़की थी, उसने घर में लड़ाई करी और एरन साहब को भी लेके साथ चली गई। ये भाई मतलब एरन साहब बेहतर बता पाएंगे, लेकिन है नहीं इस समय। लेकिन जो यहां पर पुरुष बैठे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, महिलाओं की बात में नहीं करता, कि अगर पत्नी ने कह दिया तो फिर पति की भी मजबूरी है। ऐसा करके एक रास्ता, खिड़की खुली रहनी चाहिए, दरवाजा भले बंद कर लो, राजनीति में खिड़की खुली रहनी चाहिए, जो काम प्रतिमा जी ने अभी अभी किया है। मोनिका थापर जी हैं हमारे साथ। आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ इस देश की राजनीति में, वो मतलब उसने इंस्टेंट कॉफी को भी पीछे छोड़ा, और जिस तेजी से लोग जुड़े उसने एक उम्मीद तो जगाई। लेकिन हकीकत यह है मोनिका जी कि दिल्ली तो हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितना संघर्ष है उसमें आम आदमी पार्टी खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जैसे नेताओं के जरिए खुद को कहां देख रही है? आम आदमी पार्टी, जैसा आपने कहा कि एक इंस्टेंट कॉफ़ी को भी जो है पीछे छोड़ चुकी, ये हकीकत बात है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों की बात करी, और बाकी पार्टियां आप देख रहे हैं और जनता भी जानती है कि सिर्फ धर्म और जातियों की बात करती है। तो आज जो केजरीवाल जी ने ये बात कही थी कि मैं राजनीति में इसलिए उतर रहा हूँ कि मैं राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ, तो वही उन्होंने सिद्ध कर दिया। आज दूसरी पार्टियां उनके दिए हुए एजेंडे पे काम कर रही हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। तो आज जो वो है रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल को उन्होंने सेट करके दिखाया। आज सभी उसी की बात करते हैं। मैं सभी से ये कहती हूँ कि जैसे सूरज के आगे अंधेरा, सूरज के आगे हम हाथ लगा देते हैं तो उसकी रोशनी खत्म नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती। इसी तरीके से दिल्ली में किया हुआ जो काम है केजरीवाल जी का, वो छुपाए नहीं छुपता है। रही बात ये कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये जो गठबंधन है, ये जो खिचड़ी है उत्तर प्रदेश की, इसमें घी आम आदमी पार्टी ही डालेगी, और अपने कामों के दम पर जो उसने दिल्ली में करके दिखाया है वो उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएगी। घी तो डाल रही है, लेकिन सवाल ये है कि कई बार घी डालने वाले के ही हाथ जल जा रहे हैं। स्थिति ये हो जा रही है आम आदमी के पार्टी के साथ में। सर ये तो देखिए 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि हाथ किसके जले हैं और घी किसने डाला है। ये तो जनता जनार्दन है। और ये बात आपकी ठीक है कि हम लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे या कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि जी हम जो करके दिखाएंगे वो अभी तक किसी ने नहीं करके दिखाया। क्या चीज़? जैसे हम मुद्दों की बात करते हैं, जो मुद्दे हैं, जो यूपी में क्या मुद्दा है आपका? यूपी में ही मुद्दा है। आप देखिए अभी मंत्री जी ने ये बोला कि उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि ये उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश है बेरोजगारी के नाम पर, उत्तम प्रदेश है महिलाओं की साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं उसके नाम पर, उत्तम प्रदेश है बच्चों की शिक्षा के नाम पर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है शिक्षा के नाम पर, स्कूल कॉलेजेस बंद है, नुमाइशें लग रही हैं और सब काम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे कोरोना आ गया है, शिक्षा के नाम पे सब कुछ हो गया, शिक्षा के जितनी चीजें हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो उत्तम प्रदेश तो है ही ना। ठीक है, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि धर्म और जाति की बात हो रही है बार बार हर पार्टी की तरफ से, जो भी विपक्ष में है उनकी तरफ से बात आ गई, बाकी मुद्दे कहाँ हैं, उसको कौन उठाएगा? तो ये खैर इसीलिए मैंने दोबारा पूछा मोनिका जी से कि वो मुद्दे तो कम से कम आए। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही है, तो शिव नारायण जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, धर्म और जाति पे मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे, धर्म और जाति को अभी अलग रखो, उस पर ताला मार दो, आप अलीगढ़ के हो। आप ये बताइए कि जो शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की बात लेकर के ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है,
इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? आप अपने विपक्षी साथियों को नहीं समझा पा रहे हैं, जनता को कैसे समझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया। मेरे अभी सभी साथियों ने जो विभिन्न दलों से यहाँ अपने अपने दल का पक्ष रख रहे हैं, सभी के सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मेरे मित्र जनता दल के प्रवक्ता टीकम सिंह जी ने एक बहुत अच्छा विषय रखा कि लड़ाई विचारधारा की है। मैं कहना चाहूँगा, आपने एक वीडियो क्लिप पढ़ी होगी, इन्हीं की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे इस देश के, आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा, टीकम सिंह जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस पर सबसे बड़ा गुंडा। ये आपकी विचारधारा है। आप जिस पार्टी को गाली देते हो उसी से गलवैया करते हो, उसी से समर्थन लेते हो, उसी को समर्थन देते हो। अभी आरोप लगा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म और जाति मैंने कहा है, आप एक्सपर्टीज उस पर बोले, उसको छोड़ दीजिए। मैं अभी अपने मित्र के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं अपने मित्र का चारों प्रवक्ताओं के सवालों को जवाब देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, अब मैं विकास पे आना चाहूंगा, अब मैं डेवलपमेंट पे आना चाहूंगा, अब रोजगार पे आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी भी योजनाएं आई, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसमें कभी किसी धर्म को नहीं आड़े आने दिया, किसी जाति को आड़े आने नहीं दिया। मैं बड़ी दमदारी से कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर योजना को लाभ मिला है तो उन लोगों को मिला है जो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, चाहे वो एक विशेष धर्म के लोग हों, चाहे विशेष जाति के लोग हों। कोई भी जाति, कोई भी धर्म उस योजनाओं के लाभ लेने से वंचित नहीं रहा। कोई रहा हो तो बता दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। साथियों, मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, इनका दोनों का गठबंधन हुआ है। अभी जो धर्म की बात आई, जिस प्रकार एक राजनीतिक दल जिसके प्रवक्ता यहां नहीं है, वो शायद कभी मीडिया के सामने भी नहीं आते, उनके बारे में कहा जाता अगर बहन जी ने किसी को वोट सीट दे दी तो उसके समाज का सारा वोट उसको चला जाता था। वही प्रयोग आज लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जयंत चौधरी कर रहे हैं। टिकट की लिस्ट देख लीजिए, कितने अपने समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं। उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों को टिकट दी है, वो भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर। क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? क्या ऐसे सर्वधर्म समभाव की भावना चलेगी? मेरा सभी से निवेदन है कि इस देश में न कभी जातवाद रहना चाहिए, न कोई धर्मवाद रहना चाहिए। विकास के नाम पे मैं आना चाहूंगा। विकास के मामले में जितना विकास योगी और मोदी की सरकार ने किया है, आज तक इतना विकास पूरे पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। योजनाएं जितनी भी हैं भाई, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हवाई जहाज के अड्डे हों, जितना विकास अपने अलीगढ़ में देख लीजिए। अपने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के लिए छात्रों ने लाठी डंडे खाए, बड़े संघर्ष किए। कभी इस पूरी पूर्ववर्ती सरकार ने यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को देने का काम नहीं किया। अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया। डिफेंस कॉरिडोर का मामला हो, वहां रोजगार लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि हम रोजगार लेने की बजाय रोजगार देना शुरू करें। स्टार्टअप इंडिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने शुरू किया। तो हम केवल रोजगार के पीछे भागने की बजाय हम चाहते हैं कि जितने भी युवा बैठे हैं ये लोगों को रोजगार दें, ये अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपनी फैक्ट्री लगाएं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। ठीक है, तो इस चक्र में जवाब दिया है शिवनारायण जी ने, अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा है, बाकियों ने मुद्दे गिनाए हैं। धर्म और जाति की जहां तक बात है, अब मैं प्रदीप जी से इस सवाल को लूंगा। उसका कारण ये है कि एक अगर आप समझना चाहते हैं कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या वास्तव में जाति और धर्म है, बीजेपी लगातार, चूंकि वो सरकार में रही है, वो लगातार कह रही है कि हमने बिना किसी भेदभाव के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया, योजनाओं का लाभ दिया है। विपक्ष अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं साहब, ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हर पार्टी अपनी तरह से जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे रही है। बड़ा परिवर्तन एक पत्रकार होने के नाते भी प्रदीप जी, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 90 के दशक में स्थिति ये बनी थी कि जो मुस्लिम तबका था वो एकजुट हुआ और तब से लेकर के वो उस पार्टी की तरफ चला जाता है बीजेपी के अलावा जो जीत रहा कैंडिडेट होता है। और 2014 के बाद से ये इक्वेशन बदलती है, हिंदू एक होता है और वो उस तरफ चला जाता है जहां
किसी ने सोचा नहीं था। फिर 17 का चुनाव गया, 19 का चुनाव गया, अभी ये 22 में नए सिरे से एक्सपेरिमेंट है। तो क्या ये चुनाव हिंदू वोटों में वापस फ्रैक्शन का चुनाव बन गया है, जिसको विपक्ष लगातार उभार रहा है कि ये जाति और धर्म की राजनीति करके वोट ले रहे हैं? देखिए, विपक्ष का तो काम जातवाद के आधार पे और वैसे भी उभारने का काम है। वो तो बीजेपी की कमियों को देखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम विकास की भी बात करते हैं और हम फ्री भी लेना चाहते हैं। यहाँ की जनता, वैसे अलीगढ़ की जनता ये चाहती है, जैसे बिजली के मामले में कह रहे हैं हम के 300 यूनिट फ्री देंगे। पब्लिक ये चाहती है कि बिजली चाहे 2 रुपये और महंगी हो जाए, लेकिन हमें काफ़ी हद तक मिलनी चाहिए। जब लाइट ही नहीं आएगी तो आप उसको सस्ती कर देंगे तो क्या फ़ायदा। जनता ये चाहती है जाके कि हमें लाइट मिले, चाहे वो महंगी मिले, लेकिन मिलनी चाहिए। और जहाँ तक हम बहुत से मुद्दों में बात करेंगे, लेकिन लास्ट में आके वही हो जाता है, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे वोट बंटते हैं। इसीलिए सवाल आपके लिए रखा। ये बिल्कुल अलीगढ़ का तो खास तौर से यहाँ धर्म के ही आधार पे ही वोटिंग होगी। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, लेकिन यहाँ आखिर में वही धर्म के ही नाम। ये इस ताले की चाबी यहीं से मिले तो अच्छा है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब राजनीति ऐसी गंदी हो गई है यहाँ कि हम किस तरीके से अपनी सीट निकालें। अच्छा, यहाँ जो अच्छे कैंडिडेटों को भी टिकट नहीं मिल पाती है, जाति और धर्म के आधार पर ही मिलती है। जिसका यहाँ जितना ज़्यादा वोट होता है उसी कैंडिडेट को मिलती है, और सभी पार्टियों का ये हाल है। लेकिन यह है कि यहाँ अलीगढ़ में चुनाव धर्म के ही आधार पर हो। ये एक बड़ी चीज है, चुनाव जाति और धर्म के आधार पर ही होगा। चूंकि ये बात अभी चर्चा में सामने आ गई है, मैं एक सवाल 20-20 सेकंड में आप सबसे लेना चाहूंगा, और सवाल यही है, बिल्कुल कॉमन सवाल है। देखिए, पत्रकार आमतौर पर रिपोर्ट्स बनाते हैं, निष्पक्ष कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक एक्सपर्ट की तरफ से बात आई है, तो इस बात का जवाब दीजिए कि अलीगढ़ ऐसा क्यों है कि ये जाति और धर्म से हम टिकटों में भी ये चीज देख रहे हैं, उभर नहीं पा रहा है? अलीगढ़ गंगा यमुनी संस्कृति का शहर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर प्यार मोहब्बत से रहते आए वो अलग हैं। चीज है, वोट देने में बताइए। लेकिन कुछ वक्त से ये हवा चली है, और मैं समझती हूँ कि हवा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और वो इस हवा को चलाने में पूरा रोल अदा करती है। धर्म, 3 चीज़ें, धर्म जाति को भाजपा से आपने भी कहा कि इससे हट के बात नहीं कर पाते हैं, देर सवेर आते उसी मुद्दे पे हैं, और लोग फायदा तो आपको भी मिलता होगा। हम धर्म की बात नहीं करते, फायदा लेते हैं। नहीं, हम फायदा भी नहीं लेते, हम धर्म की बात भी नहीं करते। ठीक है, आप बताइए। अलीगढ़ तमीज़, तहजीब और तालीम का शहर है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों ने जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और सिर्फ मुद्दा बना दिया हिंदू मुस्लिम का। यहाँ ये लोग ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। ठीक है, आप बताइए। चौधरी साहब तो चले गए ये करते करते कि वो जाट और मुसलमान एक हो जाए, लेकिन आपका टिकट और देश एक है, देश में रहने वाले नागरिक भी एक हैं, बांटने वाले हम सब हैं, मानते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ आज जो संघर्ष है वो अन्नदाता के और सरकार के बीच का है। धर्म और जाति का ये सवाल नहीं है, लेकिन इस सवाल को पैदा करने के लिए आप भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। आपने ये अपने मंच से, अपने न्यूज चैनल से ये प्रश्न उठाया कि भाई आप धर्म की राजनीति करेंगे, लेकिन हम धर्म की राजनीति कर ही नहीं रहे। हम जो कर रहे हैं, हम जो वकालत कर रहे हैं, वो अन्नदाता और सरकार के बीच का जो खाई है उसको पाटने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब पकड़ के रखिएगा इस बात को, अभी मैं आता हूं। आप बताइए कपिल जी। मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि जब धर्म की बात अभी हमारे बड़े भाई ने बोली कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सभी को, जाति बिरादरियों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपके अलीगढ़ विधानसभा में 7 सीटें हैं, आपने मुस्लिम को कितनी सीट दी? इस चीज़ का मुझे, और जिन्होंने मुस्लिम को ही दी, नहीं हमने तो दी, और हमारी मजबूरी है। जहां पर आप वोट बैंक की बात करेंगे, जब आप वोट बैंक की बात करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी अपने उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाता है कि जहां पर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, जहां पर बघेल बाहुल क्षेत्र है, तो हमारी भी मजबूरी बनेगी कि हम मुस्लिम को टिकट दें और अपनी सीट को सुरक्षित करें। या तो भाजपा इस काम को पहले छोड़े, क्योंकि वो पूरे देश को सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। अगर उस चीज को वो नहीं छोड़ पाती है तो हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, हम हर समाज को सीट देंगे। बहुत बारीकी से अगर आपने इस चर्चा को सुन रहे हैं और इस बात को समझिए,
हिंदू मुसलमान से आप कब ब्राह्मण, ठाकुर, बघेल, जाट, गुर्जर में चले गए, ये आप समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। और आप आखिर में वोट उसी पर देते हैं, इसलिए इस मंच से इस तरीके की बात आती है। जैसी जनता होती है, नेता भी जनता समाज से उठ के आता है, ये अलग से नहीं आए हैं। हमने इन्हीं इसी अलीगढ़ के किसी घर से बुलाया हुआ है। जो बात इधर टीकम जी ने कही थी, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि मैंने दुखती रग पर हाथ रखा था। जाट और जो मुसलमान हैं उनका जो कॉम्बिनेशन था, चौधरी साहब उसको लेकर के बड़ा आशान्वित रहते थे, और आखिर में उन्होंने वो उस चीज़ को बड़ी शिद्दत से किया भी। और बात हिंदू मुसलमान और जाट मुसलमान से आ गई किसान और सरकार पर। अब आप ये बताइए कि पश्चिम में जो आंदोलन का असर रहा है, उसके बाद तो फिर श्री कृष्ण सपने में आने लगे। अब क्या बता रहे हैं वो? मैं अभी कहना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल शर्मा जी ने मुझसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष समुदाय के लोगों को टिकट क्यों नहीं दी। हाँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा ही नहीं, जितने भी दल के प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, ये उन पे भी लागू होता है। हर दल जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को ही टिकट देता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में हिंदू या मुस्लिमों की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में मोहसिन रजा को मंत्री बनाया। शहनवाज हुसैन वहां पर मंत्री हैं बिहार में, और मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। ये कभी धर्मवाद की राजनीति नहीं करती। धर्मवाद की राजनीति या धार्मिक मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो वो समाजवादी पार्टी ने उठाया। ठीक है। अभी जिन्ना का मामला हो, जिन्ना का मामला किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लड़ना चाहती है, लड़ेगी। लेकिन धर्म की बात जब समाजवादी करेगी तो उसका प्रतिवाद ये जनता जनार्दन देगी। 80-20 का नारा जनता जनार्दन देगी, क्योंकि जब तुम केवल 20% की बात करोगे तो क्या 80% उसको मूकदर्शक बना रहेगा? ये समझिए, बीजेपी इस बात को कहना नहीं चाहती। जो बात अभी यहां पर इस मंच से निकल करके आई है, इसमें मैं किसी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर के मैंने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन वो धर्म और जाति से लेकर के आपकी बिरादरी तक सवाल पहुंच जाता, जवाब पहुंच जाते हैं। सवाल तो अपनी जगह पे फिर भी कायम रह जाता है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात जिस तरीके की स्थितियां इस समय प्रदेश में दिख रही हैं, बन रही हैं, गठजोड़ हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के सामने भी एक ये सवाल है कि आखिर अगर वो किसी मुस्लिम को टिकट दे देगी तो क्या मुस्लिम तबका भी उसको वोट देगा? ये सवाल मुस्लिमों के लिए बच जाता है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने इस तरीके से किया इसी पश्चिम में, जहां उनको उनकी पार्टी ने जब टिकट दिया तो वो छोड़ करके गए और अपना दल से टिकट लेकर के आए हैं, जो बीजेपी का गठबंधन है। तो ये चीज हमें देखनी होगी कि इक्वेशंस कैसे बदलती हैं, इनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या मजबूरी है, और इधर से क्या चीज जरूरी है। इन सब चीजों को लेकर के हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर चलेंगे उस जनता जनार्दन के बीच से अगली चर्चा का हिस्सा शुरू करेंगे, जो दरअसल इस चुनाव में एक बार फिर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। अलीगढ़ की धरती से आप देख रहे हैं वोट युद्ध। अब हम जनता जनार्दन के बीच हैं और हम यहां से उनके मसले जानने समझने की कोशिश करेंगे, और उधर जो प्रतिनिधि चुनाव मैदान में हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे जवाब लेने का प्रयास करेंगे। एक परिवार इधर है हमारे साथ। आप बताइए कि अलीगढ़ के मसले क्या हैं, किन मुद्दों पर यहां चुनाव हो रहा है, क्या समस्या हैं? अलीगढ़ का हमेशा से मुद्दा वैसे हिंदू मुस्लिम बात मानते माना जाता रहा है, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं है। अलीगढ़ में विकास का मुद्दा मुख्यतः प्रमुखता से रहेगा इस बार। आप बताइए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ कांग्रेस भी मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारे राज्य में ज़्यादा बेहतर हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या स्थिति है अलीगढ़ में? महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं? अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से तो महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन पहले की जो स्थितियां थी उस हिसाब से मतलब मैं अलीगढ़ की निवासियों के ये नहीं कह सकती कि महिलाएं सुरक्षित थीं। और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि रात में जब हम निकलते हैं किसी काम से तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि मुझे लगता है कि इन 2 सालों में जो एक हाउसवाइफ होने के नाते हम जो सरकार से हम मांगते हैं, वो हम मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। जो ये CAA NRC के चक्कर में जो बहुत छुट्टियां हुई हैं, इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन पे बहुत असर पड़ा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कल आने वाली पीढ़ी है, क्या ये 2 साल 3 साल का जो भी उनका
मतलब उनके छुट्टियां हो रही हैं, उनका जो शिक्षा का रुक रहा है विकास, उसके लिए क्या कल की बीजेपी तैयार है योजना? ये एक बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, इस पर तालियां भी होनी चाहिए कि जो बच्चे इस समय स्कूल जाने वाले थे, हाँ, उनकी अगर नींव कमजोर हुई है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या प्लान है? आप सब जरा इस पे होमवर्क कीजिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। आप बताइए क्या मसले हैं अलीगढ़ के? देखिए, अलीगढ़ तालीम और ताली का शहर कहा जाता है, मगर इस कोरोना ने और इन सत्ताधारी पार्टियों ने इसको सिर्फ नर्क बना दिया है। ताले का कारोबार ठप पड़ा हुआ है और तालीम आप देख सकते हैं बच्चे घर पर पड़े हुए हैं, तो दोनों ही चीज़ें बेकार पड़ी हुई हैं। सरकार से यही मांगे, आने वाली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, कि अब कोरोना के नाम पर रैलियां तो कर सकते हो, मगर पढ़ाई के नाम पर सिर्फ आप 0 दे सकते हो। फीस के नाम पर आप लंबी लंबी लिस्ट बनाकर घर भेज देते हो, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। पूरी तरह से देश हो या अलीगढ़ हो, अब जनता बहुत परेशान है। जनता ये नहीं कि आने वाली सरकार बेहतर है, हम तो ये समझते हैं कि जो भी सरकार आ रही है अब वो प्लान बनाए, ठीक है, प्लान बनाए। एक चीज और बड़ी जरूरी है, जब इस तरीके की बात होती है तो उसमें यह समझना भी है कि जो वैक्सीन है, देखिए दुनिया में चूंकि कोविड की बीमारी रही है, वैक्सीन अभी 15 से 18 तक की रेंज के जो लोग हैं, यानी 15 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं हमारे देश में, उनको वैक्सीन लग रही है, लेकिन उससे छोटे बच्चों के लिए हमारे पास अभी भी व्यवस्था नहीं है। तो ये एक सवाल है, और ये 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, ये सब हाई स्कूल तक के बच्चे हैं, 11वीं तक के बच्चे हो सकते हैं, जिनके लिए इस समय पर अगर स्कूल गए और कोरोना हुआ तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, इसका जवाब लेना भी जरूरी है। आप बताइए, जो जनता के बीच से ही बात उठी है, बच्चों के लिए चूंकि ना दवा है ना वैक्सीन है उस तरह की, अभी तैयार हो रही है आने वाले कल में, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है? इस कोरोना काल में बच्चों का जो है, एक तो नींव बहुत कमजोर हो गई है। जो जैसे आपने कहा, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, हाँ, वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि पढ़ाई के नाम पे कोरोना चल रहा है, तो उनका हर्जाना कौन भरेगा? उनकी जो नींव कमजोर हो गई है उसका हर्जाना कौन भरेगा? दूसरी बात, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, पार्टी काम करे केवल विकास का, राजनीति ना करे। ठीक, आप बताइए, कुछ युवा भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या मसले हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई किस क्लास में? मैं भी बीएड, मेरी अभी कंप्लीट हुई है बीएड, पर मुद्दा यही है मेरा कि जब से मैं बीएड पे आया हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सबसे मेन समस्या क्या है कि बेरोजगारी की समस्या युवाओं की शुरू से ही रही है। हाँ। तो मैं जितने भी यहाँ पार्टी वाले हैं और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या को, बेरोजगारी नहीं, टेक्निकल एजुकेशन तो है, ठीक है, मान लिया आपके पास एक टेक्निकल डिग्री आएगी बीएड की, लेकिन उसके अलावा कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके राजा बेटा बन के नौकरी ही ढूंढनी है, या आपने कुछ सोचा है कि कुछ और भी है इस दुनिया में जो आप कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी है, और ज़्यादातर जो युवा हैं अब बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या इतनी हो गई, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है, तो अपना बिजनेस ही डेवलप करने। अपना बिजनेस में क्या दिक्कत है, नौकरी क्यों? क्यों सर, ऐसा है कि मैं पहले तो बिजनेस के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोन दे रही सरकार? लोन दे रही है सर, फिर कागजों पे दे रही है, उतना हमारे पास है नहीं है। चलो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, ऐसे मत पढ़ाओ, मतलब जनता कोई जनता पट्टी पढ़ा रही है, ये भी है अलीगढ़ में भाई, ऐसे 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 बीच में नहीं। आप बताइए कि अलीगढ़ के क्या मसले हैं? क्या आपको लगता है कि जो विषय सामने आ रहे हैं उससे इतर भी कोई चीज है जिसका जिक्र होना चाहिए? जैसे कोरोना से संबंधित ये विषय है, तो ये अलीगढ़ से संबंधित क्या, भारत से के अलावा भी अन्य देशों में भी शिक्षा पे जो प्रभाव पड़ा है, लेकिन पहले जीवन ज़्यादा सुरक्षित होना जरूरी है, और शिक्षा और अन्य जो आवश्यकता हैं वो बाद में भी पूरी की जा सकती हैं। और अभी ये विश्वव्यापी एक तरीके से जो महामारी जो चल रही है, तो ये कोई भारत की समस्या नहीं है, न उत्तर प्रदेश की समस्या, न अलीगढ़ की समस्या है, विश्व स्तर की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए, जहाँ एक तरफ जान माल की इतना नुकसान हुआ हो, उस स्थिति में फिलहाल जीवन अगर रहेगा तो ये सारी चीज़ें बाद में भी पूरी की। ठीक है, जान है तो जहान है, इस बात का जिक्र आया। कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश में हाथ आजमा रही है, कुछ सवाल इन समर्थकों से भी बनते हैं। हाँ भाई बताइए, आपके नेता ने बहुत कुछ बताया है, वैसे कुछ अलग मसला है, अगर टोपी उतार के बात करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे गर्व है कि मैंने इसलिए कहा कि शायद आप आम आदमी की तरह बात कर पाए, आम आदमी पार्टी वाले की तरफ से। हाँ, मतलब प्रॉब्लम से उसमें जैसे ही जो मंत्री ने कहा कि क्या नाम यूथ के लिए जो है, तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के हैं, मेन अगले 5 साल के लिए जो चुनाव ये लड़ेंगे, उसमें जो यूथ है सबसे ज़्यादा, जो तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई को लेकर, उनके रोज़गार के लिए, और ये स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो यूपी में
इन्होंने कितने स्किल इंडिया से जो है रोजगार इन्हें दे दिए हैं लिखित में जो है, और आगे आने वाले 5 साल में ये कितना स्कूल और कॉलेज के लिए डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ सर जो है प्रॉब्लम में है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है जो सर एक पढ़ाई का है सर, मतलब कि एक मान लीजिए यूपी जो है एक देश ही है, मान लीजिए देश में सबसे ज़्यादा सर यूथ हैं, और यूथ की सर जो अगर फाउंडेशन अगर अच्छी है और आने वाले टाइम के लिए अगर उनकी जो है एक स्किल पे काम हो और सर पढ़ाई लिखाई अच्छी हो तो अच्छे सर। आपने कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया? जी सर, मेरा मेमोरी ट्रेनर हूँ सर मैं। किस चीज़ का? ब्रेन साइंस मेमोरी ट्रेनर। एक हाँ यूपी का टॉप। उसका फायदा मिला? बिल्कुल सर। तो सर मैंने प्राइवेट से किया ना, गवर्नमेंट का नहीं है ना सर ये। गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का सब बेकार है। गवर्नमेंट का सर इसमें जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं सर वो ठीक है। ये एक मार्के की चीज़ हमारे साथी ने बताई है, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जो हमारा जो सरकार है वो तो ठीक है, आम जनता चुन करके नेताओं को विधायकों को बैठा देगी, लेकिन उसके बाद जो हमारा तंत्र है या जो अधिकारी हैं या जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, एक तरफ तो सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं कि हमें मिल जाए, और जब मिल जाती है तो उसके बाद ये बंटाधार करते हैं। अपने दौर में उन लोगों ने भी यही काम किया होगा। एक सवाल हम इधर से लेते हैं, आप बताइए क्या मसले हैं अलीगढ़ के? अलीगढ़ के मसले बहुत से मसले हैं, व्यापारी के हिसाब से या आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा मसला तो ट्रैफिक का है, दूसरा गुंडागर्दी का है, सब चौथ वसूल कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, और तीसरा मसला ये है कि यहाँ जो वाद विवाद होता है, अच्छा कैंडिडेट तो उठा के रख देते हैं, जातिवाद आ जाता है। तो ये कह रहे हैं, नेता तो कह रहे हैं कि जनता के बीच से हम भी आते हैं, जनता ही चाहती है कि जाति धर्म पे वोट दें। ये खड़े इनको टिकट ही जातिवाद पे मिलती है। अगर ऊपर के लोग जातिवाद पे ना दें, अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, तो ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए संतोष जी कि यहाँ अलीगढ़ में किन मुद्दों को आप चाहेंगे कि हाईलाइट हो इस चर्चा में? पहली बात तो ये है कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं शहर के लिए नहीं होते, कि जो गंदगी की समस्या जो नगर निगम की समस्या है, जो 6 महीने बाद चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है सारी पार्टियों के लिए जीवन और मरण का सवाल है, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, 7 मार्च को 35 जो एमएलसी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिसमें 30 समाजवादी पार्टी के हैं, 1 भाजपा का है, 2 बसपा के हैं, 2 निर्दलीय हैं। ये सब कहाँ से आएंगे चुनाव के लिए? 208 का अंक मिलता है एक विधायक का उत्तर प्रदेश से। तो ये सबके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, सारी पार्टियों के लिए। बात अभी समाजवादी पार्टी के कर रहे थे कि जो ब्राह्मणों की 300 की हत्या कर दी, नीरज मिश्रा को भूल जाते हैं क्या? 2004 में समाजवादी पार्टी ने हत्या कराई थी नीरज मिश्रा की, बूथ अध्यक्ष था वो नीरज मिश्रा भाजपा का, जिसका सर काट के मुलायम सिंह को लखनऊ भेजा गया था। भूल जाते हैं क्या आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने प्रवक्ता राजनीतिक पार्टियों के खड़े हैं वो सभी एक बात को बताएं कि ये खुदरा व्यापारी जो है हमारा, इनकी समस्याओं के लिए पिछली 5 साल में या 10 साल में क्या हुआ, पहला। दूसरा, मैं जनता से भी ये कहूँगा कि वो विकल्प के तौर में, आपने सभी पार्टियों को देख लिया है, विकल्प के तौर पर किसी एक पार्टी को बढ़ता हुआ देखना चाहें तो आप उस पर भी विचार करें, क्योंकि हम सारी पार्टियों से परेशान हो चुके। ठीक है, वो कैंडिडेट्स की भी बात है। अब मैं अगर सवाल लेता रहूंगा तो फिर इधर से जवाब नहीं आ पाएंगे, मेरे को समय थोड़ी सी किल्लत हो रही है। 2-3 चीजें हैं जो जनता के बीच से उठ करके आई हैं। एक तो वो पीढ़ी जो अभी बहुत छोटी है, उसको आगे चल करके देश संभालना है। दूसरा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, तो जो हमारी समस्याएं हैं क्या वो उस अनुपात में जनप्रतिनिधियों से रखी जा रही हैं, इस बात का ख्याल। और तीसरी बड़ी बात कि सरकार किसी की भी हो, वो जाति धर्म से भले ऊपर ना उठे, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट भी उस तरह से करा दे जिसमें सड़क, बिजली, पानी, रोजगार वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। अब मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। चूंकि सबसे ज्यादा समय तक, ठीक है उत्तर प्रदेश में आप नहीं है, माना 35-40 साल से, लेकिन लंबे समय तक आपका शासन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो छाप थी पुरानी, उसको लेकर के नए कलेवर में ही सही प्रियंका जी आई। आपको लगता है कि ये जो बात अभी अलीगढ़ की जनता ने कही है उसको लेकर के पार्टी के पास कोई प्लान है? प्लान हो तो वो बताइए। देखिए, हमने
हमने बहुत सारे प्लान लिए। सबसे पहले हमारा हम जिस चीज़ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुद्दा सामने से नहीं आया, सबसे पहला मुद्दा महंगाई का है, जिसको वो बहन नहीं कह पाई कि रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले लड़ाई महंगाई से लड़ी जाए, फिर बेरोजगारी से लड़ी जाए। ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है तो महंगाई कैसे कम करोगे आप? हमें ये थोड़ा सा आइडिया आप दीजिए कि हम समझें। तो मतलब आप ये कह दीजिए महंगाई बहुत है, अभी 1000 रुपए का सिलेंडर है, इनकी सरकार है, कहने उधर दाम बढ़ गए बाहर से और वो 1100 का हो जाए, तब क्या करेंगे हम? नहीं, दाम जब तक बढ़े, हाँ। जब बढ़े थे उस वक्त भी सिलेंडर हम लोगों ने 435 रुपये का दिया। आज इंटरनेशनल मार्केट में दाम उतना नहीं है जितना कि हम देख रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं। हम जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उससे ज़्यादा टैक्स सरकार को देते हैं। सरकारें जिन राज्यों में वहां कम कर दिया आपने? नहीं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख के चल रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये एक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से छूट रहा था, अपनी बात आपने रखी। आप बताइए कि विजन क्या है, चूंकि आप विजनरी बात आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ज्यादा फोकस करते हैं। बताइए कि जो न्यू इस समय, चूंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, एजुकेशन पे लगातार आपने काम किया है, उन बच्चों का क्या जो पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, खासतौर से जो नर्सरी केजी में एडमिशन लेते हैं और हाई स्कूल तक की ये रेंज जो है, अभी इनके लिए वैक्सीन भी नहीं है और दवा भी नहीं है, इनके लिए कोई विजन है आपके पास? सर देखिए, इन पार्टियों का उद्देश्य ये है कि जी, आप अपनी बात कीजिए, पार्टी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। इन पार्टियों का उद्देश्य है कि जी बच्चा पढ़े ही नहीं। वैक्सीनेशन जो वाली बात आप कह रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की कोई ऐसी बात नहीं है। हम वैसे भी तो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, चुनाव के हिसाब से हम रैली भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा है। स्कूलों के नाम पे कोरोना हो रहा है। जो भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षा बढ़े, हम लोगों के बच्चे पढ़े। मोनिका जी, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर केजी नर्सरी से लेकर के और सारे स्कूल खोल दिए हैं केजरीवाल जी ने? खुले थे, अभी बीच में खुले भी हैं, और अभी जिस तरीके खुले हैं, अभी यहाँ पर नहीं खुले सर। हाँ। यहाँ के मेरा बच्चा जो है डीपीएस में पढ़ता है। मैं अपने बच्चे के ऊपर रखकर बात करती हूँ। डीपीएस ने अभी तक स्कूल नहीं खोले थे और अभी 1 महीने पहले खोले थे। उसमें भी उन्होंने ऑप्शन रखा, आप भेजना चाहें तो भेजें, नहीं भेजना चाहे तो कोई बात नहीं, आप फीस जमा कर दें। आप एक बात बताइए, वैसे आप व्यापारी से ये कह रहे हैं कि आप जो है, जो ये लोग हैं, इनके जो रोजगार आपके यहाँ कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दें, आप इतनी उनकी मदद करें, तो क्या आप अभिभावकों के लिए ये नहीं कह सकते स्कूल वालों से कि इनकी फीस माफ करें? और मेरे बच्चे से ये बात कही गई, मेरे बच्चे का एग्जाम था, उससे ये कहा, मेरे को फोन करके, ठीक है, मेरे को आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे को ये फोन करके कहा गया कि आपके बच्चे को स्कूल में एग्जाम तब देने दिया जाएगा जब उसका पैसा जमा होगा। क्या कोरोना काल में हर जगह पर जो आपने ये सबसे अपील करी थी, क्या स्कूल वालों से ये बात नहीं कही जा सकती थी? क्या आप जो है अभिभावकों की मदद करें, उन बच्चों को जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर फीस नहीं जमा हो रही, उनको एग्जाम देने दीजिए। एक बात बताइए, इस चीज एक चीज का जवाब आप भी दे दीजिए, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं अन्याय ना हो जाए किसी के साथ। जो दर्शक हमारे हैं उसमें वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी हैं, या जो डीपीएस में अगर आपका बच्चा है तो जो टीचर वहां पढ़ा रहा है उसकी भी तनख्वाह जाती है स्कूल वालों। जिसके टीचर की 10,000 थी कोरोना काल में, उनकी टीचरों की तनख्वाह इन्होंने काट के 5,000 रुपए कर दी, और अभिभावकों पे जो 9,000 रुपए की फीस थी या 8,000 की फीस थी, वो पूरी वसूली गई। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा था वो छोड़ा गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ले नहीं रहे। ठीक है, ये सरकार को देखने वाला, अभिभावकों के ऊपर 1 रुपए की। ठीक, मैं आगे सवाल लेता हूं आपसे। ये जरूरी था दोनों पक्ष आ जाएं, इसलिए बाकी सवाल जवाब ये दौर चलता रहेगा। आप बताएं, 2-3 चीजें हैं, जैसे व्यापारियों की समस्या। ठीक है, कोरोना की बात बहुत हो गई, अगर मैं कोरोना पे जाऊंगा तो फिर वो समाजवादी वैक्सीन लानी पड़ेगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ये बताइए कि जो रोजगार है, जो कौशल विकास है, अखिलेश जी के दौर में भी शुरू हुआ था, उन्होंने भी काफी काम किया था, लेकिन उसका मतलब उनके तो एंटरप्रेन्योर आपको बुलाने थे आज कि आइए आप बताइए। अखिलेश जी के समय पे वो भी नहीं दिखते और इनके भी नहीं दिखते, तो फर्क कहाँ है? ऐसा है सर, मैं सिर्फ कुछ बातें पिछली याद दिलाना चाहूँगा। जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता शायद भूलेगी नहीं किस तरीके से हमारे किसान भाई मजदूर दूसरे शहरों से अपने घर तक पैदल पहुँचे, और शायद पहुँच भी नहीं पाए, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाई, जब प्रदेश में भी सरकार थी और आपकी देश में भी सरकार थी, उस समय सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। तो जब अभी पीछे बहन जी सवाल उठा रही थी कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, जब जनता का ही भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा तो उस जनता में बच्चे भी आते, भाजपा सरकार कभी उनका भविष्य उज्जवल नहीं कर सकती। अरे आप अपना विजन तो दे दो।
कपिल जी? मैं अपना विजन ये दे रहा हूं सर कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सब प्राथमिकता पढ़ाई को देंगे, शिक्षा को देंगे। लैपटॉप बांटने की हमारी पार्टी ने घोषणा की है, हम वो भी काम करेंगे। उसके अतिरिक्त जो सरकारी स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और हम समर्थन करेंगे अपने स्टूडेंट्स का हर तरीके। अगर एंकर ना हो तो नेता अपने मुद्दे भी भूल जाएं इस चर्चा के चक्कर में एक दूसरे को जवाब देने में। मैं आपसे शिवनारायण जी जानना चाहूँगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, ठीक है आपने कुछ किया होगा, कुछ छूटा होगा, सब कुछ तो कभी पूरा होता नहीं, विकास सतत प्रक्रिया है। लेकिन एक बड़ी चीज़ है, जो बच्चों की नींव कमज़ोर हो रही है, ख़ासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, पहली से 5वीं तक के बच्चों को या हाई स्कूल तक के बच्चों को लें, उनके लिए सरकार का प्लान क्या? और ये ठीक बात है कि आपने फीस बढ़ाने ना बढ़े इसकी तो चिंता की, लेकिन जो बात अभी मोनिका जी ने कही है उससे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इत्तेफाक रखेंगे। आपने बहुत बड़ा विषय उठाया, जनता की तरफ से आया और मेरे साथियों ने भी कहा। कोरोना का एक भयंकर दौर इस पूरे विश्व पर आया, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा, उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा और अलीगढ़ भी नहीं रहा। अभी बीच में ही मेरे एक साथी बैठे, उन्होंने कहा जान है तो जहान है। शिक्षा की बात आई कि भाई इस देश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार नहीं है, इस देश में सभी दलों की सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। जब कोरोना का समय आया, स्कूल यहां बंद हुए तो दिल्ली में भी हुए, अन्य दलों की जहां सरकार है वहां में भी स्कूलें बंद हुए। लेकिन किस सरकार ने जनता जनार्दन के दुख को समझा? किस प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच गया? साथियों मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिले की जब महान जनता बैठी है, नहीं वो मत बताइए, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक ही मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जिन पर धर्म का आरोप लगता है, जिन पर एक धर्म विशेष का आरोप लगता है, जो उन्हें पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर कोरोना की चपेट में आ गए, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लखनऊ से उड़े और एएमयू में आकर के उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और कोरोना की समीक्षा की। केवल अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे प्रदेश का कोई जिला उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें वो नहीं गए हों। अकेले वो ही नहीं गए। आगे का बताइए सर। एक मिनट, मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का, उसने कैंप लगा करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। लोगों को खाने के पैकेट बांटे, सूखे राशन किट बांटी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा में सबसे पहले रहता है। जी वो बात ठीक है, आखिर के 20 सेकंड हैं, आप फ्यूचर बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी सरकार है, हम कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करने वाले, हम संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश से पूरे से ये सुझाव मांगे गए हैं कि अपने संकल्प पत्र में हम क्या क्या मेंशन करें। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प पत्र आने वाला है। और बच्चों की जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में भाजपा सरकार सबसे आगे रही। संकल्प पत्र का कार्य, विकास का कार्य जारी है, वो चल रहा है। मैं अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, प्रदीप जी को मैं समय दूंगा। प्रदीप जी, हमने सबकी बात सुनी है, बहुत सारे लोगों की भी बात सुनी है, ठीक है। मोनिका जी अगर ऐसे करेंगे तो चर्चा हम खत्म नहीं कर पाएंगे। प्लीज, आपने अब तक कोऑपरेट किया, हमें चर्चा सुचारू रूप से चलने दें, ऐसे ना करें। आपने रखी है, पूरी बात रखी है, बहुत सारे लोगों से, मैंने तो आपके कार्यकर्ताओं से भी लिया। अब प्रदीप जी की बारी है। प्रदीप जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो अलीगढ़ का सिनेरियो और पूरे प्रदेश का सिनेरियो हमने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जो चुनाव है उनके सामने, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, इसमें असल उनको क्या चीज़ सोच करके वोट देना है। तो एक तो ये कि जनता को एजुकेट करने वाली बात है। दूसरा, जो समस्याएं हैं वो ऐसी हैं जो शायद सरकारों के लिए हो सकता है कि वो कर पाएं, लेकिन इतना आसान नहीं है, सरकार किसी की भी हो। तो क्या आपको लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई कंसंट्रेशन है किसी भी पार्टी का? असल मुद्दों पे किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है, सच्चाई तो यही है। हम धर्म और जाति के नाम पर ऐसे बैठ गए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र में हैं, वो बहुत काफ़ी बड़े इंजीनियर हैं, दुबई से कम 15 वर्ष रह के आए हैं और आज वो हमारे स्मार्ट सिटी में कार्य कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छे पद पे हैं। अभी कमिश्नर साहब के यहाँ उनसे ये पूछा गया कि आपने वैक्सीन लगवा ली, तो उनका जवाब था कि नहीं लगवाई। उनके परिवार में किसी ने नहीं लगवाई। जब उनको डांट लगाई गई तब उन्होंने अभी पहली वैक्सीन उनके परिवार में लगी है 10 दिन पहले। तो हम, आप समझ लीजिए, आप जैसे हमारा रंग तक हम लोगों ने जाति धर्म में बांट दिया है, वही स्थिति है। और हम विकास की बात करेंगे, संकल्प की बात करेंगे, सब की बात करेंगे, लेकिन जब वोटिंग पे जाएंगे ना तो वहाँ सिर्फ धर्म और बात की बात।
ठीक है, इस चर्चा में अलीगढ़ में एक बात तो साफ आ गई। मैं बहुत सारे लोगों के सवाल लिए, लेकिन अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में इस बात को भी हमारे दर्शक समझेंगे, आप भी साथियों समझिए इस बात को। जो स्थिति है, हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों का मूड टटोलने, समस्याएं एक जैसी हैं कि भाई हमें किसी को रोजगार मिल गया, किसी को नहीं मिला, किसी की हिसाब से शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, किसी के हिसाब से नहीं चल रही है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, सड़क बिजली पानी की बात है, और ये हर चुनाव के मसले हैं। ऐसा नहीं है कि ये 22 में आकर के खड़े हो गए हैं, लेकिन इससे आगे जो चीज सतत रूप से चल रही है वो ये कि शायद हमारी और आपकी आंख पर एक ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जो जाति और धर्म के नाम पर हमें कुछ अलग सोचने नहीं देता, या फिर हम बहुत कुछ सोच करके आखिर में उस जगह पर आकर के और अपना काम खत्म कर देते हैं, और फिर सब कुछ या तो अल्लाह भरोसे छोड़ देते हैं या राम भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उस राम भरोसे की हालत जो है वो आखिर में बहुत ही खराब निकलती है। टीकम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम भरोसे हमारा किसान है, और अपनी तरह से बीजेपी कहती है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करते आए हैं, अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं, अखिलेश भी कहते हैं कि हमने दाम बढ़ाए थे वगैरह वगैरह, लेकिन राम भरोसे की हालत कभी सुधरती तो है नहीं। ये राम भरोसे कब तक ऐसा रहेगा? और दूसरी चीज, मैं एक बड़ा सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जो एक किसानों का जो कानून बना था, अच्छा था या बुरा था, उसका पता तो तब चलता है जब वो इंप्लीमेंट होता। मतलब कोई चीज बनी और इस्तेमाल ही नहीं की गई तो हम कैसे मान लें? अभी फिर वापस वो पुरानी व्यवस्था में पहुंच गया, तो ये कहां, यह चूक क्या खोया, क्या पाया? सबसे पहले तो आपका प्रश्न था कि राम भरोसे भाजपा है, किसान नहीं है। किसान पहले भी मेहनत करता था, दिन रात करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। अन्न पूरे देश को, पूरी दुनिया के जनता जनार्दन को पालने के लिए, वो भी जनता जनार्दन है, उसको पालने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करता है। ठीक। दूसरी, जो आज कानून की बात करते हैं, हाँ, अगर कानून लागू हो गए हाँ, होते, क्योंकि कानून तो पास हो चुका था। ठीक है। अगर कानून के खिलाफ अगर आंदोलन ना होता, तो कानून अगर खराब था तो वापस क्यों हुआ, माफी क्यों मांगी गई? और इस समय मांगी गई जिस समय आज उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी थी, आज चुनाव हो रहा है। मेरा सवाल ये नहीं था कानून के बारे में, मेरा सवाल ये था कि कोई नई चीज बनी है ना, भाभी जी ने घर पे एक नई डिश बनाई, आप अगर उसको चखोगे नहीं तो कैसे आप ये तय करेंगे कि वो अच्छा है या नहीं? फिर तो आप वही पुराना दाल रोटी खाते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। किसान हर मौसम का खिलाड़ी है, उसे मालूम है कि हमें किस मौसम में कौन सा बीज किस खेत में डालना है। ठीक, तो उनके कानून का अंदाजा हर किसान को ये पता है कि इस कानून का क्या मकसद है। ठीक है, आप तो नेता, ठीक है, आप तो किसान के नेता हैं, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जरा हमारे चलते चलते एफपीसी के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये तो किसानों का एक ऐसा मसला है जो लगातार चल रहा है। एफपीसी क्या है? जो न्यूनतम हमारा जो रेट है, किसान की जो मेहनत की लागत है, उसको लागत का पूरा उसका मुनाफा मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। किसान को लाभ ना पहले मिला, उसके लिए उसने आंदोलन किया। मुख्य रूप से यह है कि किसान को अपनी फसल का पूरा हक, निर्णय लेने का अधिकार उसको होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मैं आखिर में इसीलिए आया क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मसला अहम मसला रहता है। मैंने सवाल पूछा था एफपीसी, टीकम जी ने उसका जवाब दिया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसका जवाब जिन दर्शकों ने गूगल किया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एफपीसी का पूरा मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इस कंपनी को किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में रहने वाले किसान ही फॉर्म करते हैं। उनकी कंपनी फॉर्म करने के लिए भी पूरी एक व्यवस्था लागू है। बड़ा दिलचस्प है। मैं इस बात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे भी ये रिच इलाका था, धनी इलाका था खेती किसानी के लिहाज से। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इस बात को समझें कि इस कंपनी को गांव के किसान ही मिलकर के बनाते हैं और उसके बाद जो फसल पैदा करेंगे वो आकर के ट्रक उनके गांव में, उनके खेत पे लगेगा और ले जाया जाएगा। ई नाम के जरिए उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, आपकी फसल पैदा होते होते ही बिक जाएगी, उसकी कीमत लग जाएगी। मेरे ख्याल से ये नेताओं को बताना चाहिए था, अगर नहीं बताया है तो उसके लिए कोई इनसे शिकायत नहीं है।
कारण क्या है कि ना तो आप उन चीजों को देखते हैं, कोई योजना अगर अखिलेश यादव ने बनाई या मायावती ने बनाई थी या नरेंद्र मोदी या योगी ने ही बनाई, तो पता तो कीजिए उसके बारे में। पता नहीं करेंगे, सवाल ही उठाते रहेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? और इस बात को ख्याल कीजिए कि आगे आपको बढ़ना है, ये कब तक धक्का मारेंगे आपको, ये कब तक धक्का मारेंगे? कोई सरकार एक मौका बनाती है, उस मौके का फायदा जनता को ही उठाना है। आप चूक जाएं तो यह आपकी गलती है, इनमें से कोई नहीं चूकेगा, क्योंकि यह मौके पे आपकी कुंडी खटखटाएंगे, फिर से वोट मांगेंगे और कहेंगे कि यह वोट युद्ध है। 2022 में हमारा ख्याल कीजिएगा, आप जनता हैं, आप ही जनार्दन हैं, वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन इस ख्याल के साथ कि विकास आखिर में जब आप चलेंगे तब आपका ही होगा, तभी होगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों का, यहां आई हुई जनता का और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।